वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को। जो ये क्वेश्चन पेपर है 2021 में ही आयोजित किया गया था, इसलिए आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ, यहाँ पर बता दूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ अवश्य जुड़ें, और साथ में ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है भक्ति काल के किस कवि ने बरबे नायिका भेद लिखा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प ए, रहीम के द्वारा। जो रहीम थे, इन्होंने बरबे नायिका भेद पर ग्रंथ लिखा है, या इनका ग्रंथ बरबे नायिका भेद है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा तो ये है 2, उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है। जो रचना है उत्तर रामचरित, इसका जो प्रधान रस पूछा गया है, इसमें जो प्रधान रस का कौन सा प्रयोग किया गया है, तो ये आपका करुण रस होगा। यहाँ पर सही विकल्प बी होगा, करुण। अगला क्वेश्चन है 3, इसमें पूछा गया है उर्दू आगत शब्द है। तो बताना है कि जो उर्दू से आया हुआ शब्द कौन सा है। जो उर्दू किस भाषा से आया हुआ शब्द है, तो उर्दू आया है आपके तुर्की से। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, इसमें पूछा गया है एक में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो बताना है कि वो कौन सा है, तो वह है कुढ़न। यहाँ पर सही विकल्प डी। क्वेश्चन है 5, यहाँ पर इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो 3 है ये अलंकार ग्रंथ है सिवाय एक के। तो बताना है कि वो कौन सा एक अलंकार ग्रंथ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा डी, अंगदर्पण। जो अंगदर्पण है ये रसलिन की रचना है और ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। बाकी भाषा भूषण, शिवराज भूषण और ललित ललाम, ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ है। याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगला जो क्वेश्चन है ये 6, इसमें पूछा गया है यथाशक्ति में समास है। तो बताना है कि जो यथाशक्ति शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो जो यथाशक्ति शब्द है इसमें समास होगा अव्ययी भाव। यहाँ पर सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 7, इसमें पूछा गया है हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो जो हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन रहे हैं दिए गए विकल्पों के अनुसार। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो हिंदी के सबसे विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन रहे हैं, तो ये होंगे रामविलास शर्मा। अगर विकल्प में रामविलास शर्मा ना हो तो वहाँ पर आप डॉक्टर नामवर सिंह को भी देकर इसका ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो डॉक्टर नामवर सिंह हैं ये भी एक मार्क्सवादी समीक्षक रहे हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 8, इसमें पूछा गया है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो निस्सहाय हिंदू है यह एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं ये हैं आपके राधा कृष्ण दास। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो राधा कृष्ण दास थे किस युग के उपन्यासकार थे, तो ये आपके थे भारतेंदु युग के उपन्यासकार। अगला क्वेश्चन है 9, इसमें पूछा गया है कि जो एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन कीजिए। तो जो दिए गए विकल्पों में जो शुद्ध वाक्य होगा तो यहाँ पर सही होगा डी, अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। कि जो अनुसुईया अत्रि ऋषि थे उनकी पत्नी थी अनुसुईया। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है 10, इसमें जो पूछा गया है शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो 3 हैं ये शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं सिवाय एक के। तो वो कौन सी है, तो वो होगी सिंधी। बाकी जो गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, ये तीनों ही शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। याद रखना है आपको, ये जो विकल्प हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से भी अन्य परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, आपको इन्हें ध्यानपूर्वक देखना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, इसमें पूछा गया है कि जो पंक्ति दी गई है नैनों की नीलम की घाटी जिस रसघन से छा जाती हो, जो दी गई पंक्ति है ये किस कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। तो जो ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो पंक्ति है ये कामायनी की है
और जो दूसरा पूछा गया है कि ये कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, तो ये ली गई है कामायनी के लज्जा सर्ग से। पंक्ति को आप पूरी पढ़ लेना किस प्रकार से, यहाँ पर थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ कि आपको बताना है कामायनी में कितने सर्ग हैं। ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है, ताकि पता चलते रहे कि आप कितने ध्यानपूर्वक पढ़ते हो और आपका वीडियो में कितना ध्यान है। अगला क्वेश्चन है 12। इसमें पूछा गया है छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो यहाँ पर जो आएगा विकल्प के अनुसार, तो वो आएगा विकल्प ए 3 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम। 3 अल्पविराम आएंगे और 1 पूर्ण विराम आएगा वाक्य में, जो यहाँ पर पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 13। इसमें पूछा गया है हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये आपके महाकवि निराला जी माने जाते हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प बी होगा, निराला जी। अगला क्वेश्चन है 14। इसमें पूछा गया है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। तो जो पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा, तो इसका संबंध रहा है आपके वज्रयानी सिद्धों से, या सिद्ध भी बोल सकते हैं, खासकर वज्रयानी सिद्ध भी सही विकल्प होगा यहाँ। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका आज, इसमें आपको ये बताना है कि जो सिद्धों की संख्या कितनी थी। जैसे नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, उसी प्रकार सिद्धों की भी एक निश्चित संख्या थी, आपको वो निश्चित संख्या बतानी है कि कितनी थी। अगला क्वेश्चन है 15। इसमें पूछा गया है निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। तो जो निश्चय शब्द है इसमें जो संधि बतानी है कौन सी है, तो ये होगा विसर्ग संधि। यहाँ पर डी सही विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 16। इसमें पूछा गया है मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। तो जो मरने के लिए तैयार हो जाना, इसका जो अर्थ निकलेगा ये होगा सिर पर कफन बांध कर तैयारी करना या लग जाना, सिर पर कफन बांध लेना। सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 17। इसमें पूछा गया है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार एक कौन सा वाक्य है जिसमें एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो ये होगा लड़के ने कहा। यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 18। इसमें पूछा गया है दश कुमार चरित के रचनाकार कौन हैं। तो जो रचना है दश कुमार चरित, इसके रचनाकार हैं आपके दंडी। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 19। इसमें पूछा गया है शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ये पंक्ति भी बहुत अच्छी है। तो जो ये पंक्ति रहेगी ये रहेगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है 20। इसमें पूछा गया है कि जब ते इत्ते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। जो प्रस्तुत पंक्ति है किस संचारी भाव का उल्लेख इसमें किया गया है। तो जो ये पंक्ति है इसमें जो संचारी भाव होगा तो ये होगा स्मृति का। जो सखी है स्मृति के माध्यम से इन तथ्यों को याद करती है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 21। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं के साथ इसके जो रचनाकार भी दिए गए हैं, पर एक विकल्प या एक जो ऑप्शन है गलत दिया गया है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है। तो जो पहली रचना है जुलूस रुका है, ये विवेकी राय की रचना है। उसी प्रकार जो शिखरों के सेतु है ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। अगली है तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। आगे है सदाचार का तावीज़, ये श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं होगी। सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। आपको जितने भी सही विकल्प है इन्हें याद रखना है, क्योंकि कई बार ये रचना भी पूछी जा सकती है। मान लीजिए पूछा जाएगा शिखरों के सेतु किसकी रचना है, तो आप इन ऑप्शन को देख कर सकते हैं शिव प्रसाद सिंह। इसलिए आपको प्रत्येक ऑप्शन भी ध्यानपूर्वक देखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 22। इसमें पूछा गया है कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा डी, बिल्कुल भी ध्यान ना देना। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें पूछा गया है तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है। तो जो तांबे के कीड़े है यह एक लघु नाटक है, इसे याद रखिएगा। इसके जो लेखक हैं ये हैं
भुवनेश्वर प्रसाद। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 24, इसमें पूछा गया है आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। तो यहाँ पर सही होगा विकल्प ए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 25, इसमें पूछा गया है छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आगे भी आ सकता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। 26, इसमें पूछा गया है संबत 1631 करहूं कथा हरि पद्यधरी सीसा उपयुक्त पंक्ति किस प्रसिद्ध ग्रंथ से ली गई है या किसके संबंध में कही गई है? तो ये कही गई है रामचरितमानस के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, प्रश्न थोड़ा सा ऊपर नीचे पंक्ति में बोल सकता हूँ, आपको इसमें ध्यान देना है क्योंकि उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ से प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है 27, इसमें पूछा गया है एक तत्सम शब्द है। तो जो यहाँ पर एक तत्सम शब्द होगा तो ये होगा विकल्प डी, तर्जनी। अगला क्वेश्चन है 28, इसमें पूछा गया है जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो ये होगा विकल्प बी, जगदभ्याम। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 29, इसमें पूछा गया है बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रहेगा बच्चन सिंह का। सही विकल्प डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 30, इसमें पूछा गया है एक बर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध बर्तनी होगी आपकी विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका 31, इसमें पूछा गया है विष्णु प्रभाकर कृत अवारा मसीहा क्या है? तो ये एक जीवनी साहित्य है। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो अवारा मसीहा है इसके रचनाकार कौन है? तो ये होंगे विष्णु प्रभाकर। कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि जो अवारा मसीहा है इसमें किसके जीवनी का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है शरदचंद्र का जीवनी का वर्णन। अगला क्वेश्चन है 32, इसमें पूछा गया है संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये होगी ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित। सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 36, इसमें पूछा गया है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुष्ठान। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 37, इसमें पूछा गया है शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। आपको ये याद रखना है कि जो परिव्राजक की प्रजा है ये किसकी रचना है, ये किसकी आत्मकथा है? ये शांति प्रिय द्विवेदी की है। इसे भी याद रखिएगा, प्रश्न इस ढंग से भी पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 38, इसमें पूछा गया है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। तो जो कसब है यह मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो मनोहर श्याम जोशी की रचना कसब है ये किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है, इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 39, इसमें पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो जो अंतस्थ व्यंजन है ये होगा विकल्प डी, य र ल ब। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 33, इसमें पूछा गया है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? तो जो भ्रूण हत्या निबंध है तो इसके लेखक होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। तो कई बार प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत रचना भ्रूण हत्या है ये किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध विधा है, इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 34, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा तो वो होगा डी, जूठन। जो जूठन है यह संस्मरण नहीं है अपितु यह एक आत्मकथा है, अर्थात दलित आत्मकथा है। बाकी जो सही विधा और रचना होगी उसे देखते हैं। जो रिंजल धनजल रचना है तो ये रिपोर्टाज है, बिल्कुल सही है। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है, ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला है अवारा मसीहा, यह जीवनी है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अगला जो क्वेश्चन है 35, इसमें पूछा गया है पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 40 है। इसमें पूछा गया है जे हाल मिस्की मकून तगाफुल दुर्राए नैना बनाए बत्तियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये होंगे अमीर खुसरो। बहुत ही अच्छी पंक्ति है दोस्तों, यूट्यूब में ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा सुनने में मिलती है। अगर अभी तक आपने ये पंक्ति या गज़ल नहीं सुनी हो तो आप अवश्य यूट्यूब में सर्च कर इस पंक्ति या गज़ल को देख सकते हो, बहुत मज़ा आएगा देखकर। अगला क्वेश्चन है 41, इसमें पूछा गया है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो भाग्य का पर्यायवाची नहीं होगा तो वो होगा विकल्प बी नियत। बाकी 3 विकल्प इसके पर्यायवाची होंगे, प्रारब्ध, भवितव्य और नियति। ये तीनों ही भाग्य के पर्यायवाची होंगे सिवाय नियत के। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है निम्न उपन्यास में से कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित होंगे उन्हें देखते हैं। पहला है झिनी झिनी बीनी चदरिया, ये किसका उपन्यास है दोस्तों? तो ये होगा अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास, बिल्कुल सही होगा ये। अगला है पहला पड़ाव, किसका उपन्यास है? ये होगा आपका श्रीलाल शुक्ल का। अगला है मायादास की माड़ी, किसका उपन्यास है? तो ये विषम साहनी का उपन्यास है। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि जो एक उपन्यास है बहुत ही प्रसिद्ध है और एंटी नेट में भी लगा है, विषम साहनी का उपन्यास, उसका नाम आपको बताना है। जो भारत विभाजन पर आधारित है उसको आपने बताना है कि वो कौन सा उपन्यास है। और यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा अब्दुल्ला दीवाना, शंकर शेष की रचना नहीं है, अर्थात शंकर शेष का उपन्यास नहीं है। सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 46, इसमें पूछा गया है एक वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर जो विकल्पों के अनुसार एक शुद्ध वाक्य होगा तो वो होगा विकल्प बी, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। अगला क्वेश्चन है 43, इसमें पूछा गया है संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। तो सही विकल्प यहाँ पर सी होगा, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये गलत होगा, सही प्रतीत नहीं होगा। बाकी जो सही प्रतीत होते हैं कथन में देखते हैं, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, बिल्कुल सही है। अगला जो कथन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का वर्णन है। ये कथन भी बिल्कुल सही कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। अगला जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही होगा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है 47, इसमें पूछा गया है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो ये होगा विकल्प डी, चाचा। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें पूछा गया है इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो ये कौन सी बोली है? तो ये होगी आपकी अवधी। जो अवधी बोली है इसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। बाकी कन्नौजी, बुंदेली और मेवाती, इन तीनों में ही कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 49, इसमें पूछा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको हर एक प्रश्न में बता रहा हूँ कि कौन सी विधा किससे संबंधित है, अर्थात रचना किस विधा से संबंधित है, इसे याद करना। यहाँ पर भी ये प्रश्न फिर से पूछा गया है। तो जो हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये है उपन्यास विधा की रचना। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो ठेठ हिंदी का ठाठ है उपन्यास है, ये किसके द्वारा रचित है? तो ये जो हरिऔध जी है इनके द्वारा रचित है। अगला जो प्रश्न है 50, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं होगा। तो ये होगा पूरब। अगला क्वेश्चन है 44, इसमें पूछा गया है फूल मरे पे मरे ना बासु। तो ये प्रसिद्ध उक्ति है किस कवि की है? तो ये होगी जायसी की पंक्ति, डी सही विकल्प होगा।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ 45 पूछा गया है, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द होगा मुमूर्षु। सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 51, इसमें पूछा गया है शेखर जोशी की कहानी है। तो जो शेखर जोशी की कहानी होगी तो ये है मेरा पहाड़। सही विकल्प बी होगा।